नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब धन का मनोविज्ञान यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ खास विचारों पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। ये किताब पैसे के बारे में है, पर उससे कहीं ज्यादा ये हमारे पैसे से जुड़े व्यवहार और सोच के बारे में है। हाँ, मतलब ये सिर्फ नंबर या फाइनेंस की बात नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि हम पैसे को लेकर सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं। बिल्कुल। और किताब का जो मूल आइडिया है वो ये कि पैसे के मामले में आप कितने पढ़े लिखे हैं, उससे ज्यादा जरूरी शायद ये है कि आपका व्यवहार कैसा है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि हमारी सोच, हमारे तजुर्बे हमारी आर्थिक सफलता को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। सही। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले वो आइडिया लेते हैं जो मुझे बड़ा अनोखा लगा कि पैसे को लेकर कोई भी इंसान पागल नहीं होता। सुनने में अजीब है, पर इसका क्या मतलब है? हाँ, ये अध्याय एक सारांश है। देखिए, हर कोई दुनिया को अपने अनुभवों के चश्मे से देखता है ना। तो जिसने मान लीजिए बचपन में बहुत गरीबी देखी हो या अपने माँ बाप को पैसे के लिए संघर्ष करते देखा हो, वो शायद बड़े होकर बचत करने पर बहुत ज्यादा जोर देगा। उसके लिए वही समझदारी है। अच्छा। और वहीं कोई और जिसने शायद कम उम्र में ही स्टॉक मार्केट में पैसा बना लिया हो, उसके लिए रिस्क लेना मतलब जोखिम उठाना शायद ज्यादा स्वाभाविक लगेगा। तो आप कह रहे हैं कि उनके अपने अनुभव उनके फैसलों को सही ठहराते हैं, कम से कम उनकी नजर में। बिल्कुल। कोई पागल नहीं है, बस सबके अनुभव अलग हैं। इसीलिए दूसरों के आर्थिक फैसलों पर उंगली उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या रहा होगा। सही बात है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है किस्मत और जोखिम का। किताब में बिल गेट्स का उदाहरण दिया गया है। जी, अध्याय 2 इसी की बात करता है। हम अक्सर सफलता को सिर्फ मेहनत और होशियारी का नतीजा मान लेते हैं, पर गेट्स का केस देखिए। वो बेशक जीनियस थे, मेहनती थे, हाँ, पर वो उस खास स्कूल में थे जहां उस जमाने में कंप्यूटर था। ये तो किस्मत थी, है ना? सही बात है। सही समय पे सही जगह होना। हाँ, ये तो है। और जोखिम इसका दूसरा पहलू है। कई उतने ही या शायद ज्यादा काबिल लोग होते हैं जो सफल नहीं हो पाते। हो सकता है उनका टाइमिंग खराब हो या कोई ये गलत फैसला उन्हें पीछे ले गया हो। तो सफलता और असफलता में किस्मत और जोखिम का भी बड़ा हाथ है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। इसे मानना जरूरी है, ताकि ना तो हम अपनी सफलता पर जरूरत से ज्यादा इतराएं और न ही दूसरों की असफलता पर उन्हें पूरी तरह दोषी ठहरा दें। एक और दिलचस्प चीज है कभी पर्याप्त नहीं वाला जाल। मतलब हमेशा और ज्यादा की चाहत। ये तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, फिर ये खतरनाक क्यों है? ये एक बहुत महीन रेखा है जिसका जिक्र अध्याय 3 में है। देखिए, आगे बढ़ने की इच्छा रखना, महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है। हाँ। पर अगर आपका लक्ष्य हमेशा ही आपसे दूर भागता रहे, मतलब जैसे ही आप एक मुकाम पर पहुंचें, आप फौरन उससे कहीं ऊंचा लक्ष्य बना लें, तो आप कभी संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब वो खुशी कभी मिलेगी ही नहीं। सही। और यही असंतोष लोगों को कई बार बहुत बड़े बेवजह के जोखिम लेने पर या फिर गलत काम करने पर मजबूर कर सकता है, बस वो अगला लेवल पाने के लिए। तो किताब कहती है कि ये पहचानना जरूरी है कि कितना काफी है। जी, अपनी इनफ की परिभाषा तय करना, शायद यही असली दौलत की तरफ पहला कदम है। ये बात सोचने वाली है। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट है। पैसा कमाना एक बात है और उसे अपने पास बनाए रखना, उसे बढ़ाना, वो दूसरी बात है। हाँ। अध्याय 4 और 8 इसी पर फोकस करते हैं। पैसा कमाना थोड़ा ग्लैमरस लग सकता है, शायद उसमें ज्यादा एक्शन दिखता हो, पर संपत्ति बनाना यानी वेल्थ क्रिएशन, वो ज्यादातर बोरिंग होता है। उसमें सादगी चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे बढ़कर धैर्य। और वो मशहूर लाइन भी है, असली धन वो है जो दिखता नहीं। बिल्कुल। आपकी महंगी गाड़ी, बड़ी घड़ी, ये सब दौलत का दिखावा हो सकते हैं, पर असली दौलत तो आपके बैंक अकाउंट में, आपके निवेशों में छिपी होती है, जिसे कोई और देख नहीं सकता। सही। और इस धन का, इस पैसे का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ चीजें खरीदना? नहीं, किताब के हिसाब से बिल्कुल नहीं। अध्याय 5 कहता है कि पैसे की सबसे बड़ी कीमत है आजादी, स्वतंत्रता। आजादी किस तरह की? अपने समय पर नियंत्रण पाने की आजादी, ये तय करने की आजादी कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं। सुबह उठकर ये सोचना कि आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, ये असली दौलत है। वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। पैसा आपको चीजें नहीं बल्कि नियंत्रण देता है। जी, अपने जीवन पर नियंत्रण। अब आते हैं बचत पर। अध्याय 6 कहता है कि बचत किसी खास इनकम लेवल के लिए नहीं है। ये कैसे? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है।
बचत आपकी कमाई से ज्यादा आपकी आदत पर निर्भर करती है। मतलब कोई कम कमाता हो लेकिन उसमें से नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा बचाता हो, तो वो उस इंसान से बेहतर स्थिति में हो सकता है जो बहुत ज्यादा कमाता है पर सब खर्च कर देता है। अच्छा, बचत एक गैप है आपकी ईगो और आपकी इनकम के बीच। ये दिखावे से परे आपकी असली आर्थिक सुरक्षा बनाती है। और इसी से जुड़ा है कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट अध्याय 9-10 में। जी बिल्कुल। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, शायद मजाक में ही, लेकिन यह है सचमुच शक्तिशाली। जब आपका पैसा और पैसा बनाने लगता है, यानी ब्याज पर ब्याज। हाँ, वो स्नोबॉल इफेक्ट। बिल्कुल, लेकिन इसका असर दिखने में वक्त लगता है। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसके लिए सालों का धैर्य चाहिए, लगातार निवेश करते रहना। तो धैर्य और लंबी अवधि की सोच बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी। अब निवेश की बात करते हैं। यहाँ किताब कहती है कि आपका दिमाग कितना तेज है, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। ये क्यों? हाँ, अध्याय 11 से 13 इसी साइकोलॉजी पर है। देखिए, शेयर बाजार या कोई भी निवेश, उसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, ये उसकी प्रकृति है। जी। गड़बड़ तब होती है जब हम इन उतार चढ़ाव पर अपनी भावनाओं, डर और लालच को हावी होने देते हैं। जैसे जब बाजार गिरता है तो लोग डर के मारे सब बेचकर निकल जाते हैं, नुकसान पक्का कर लेते हैं। और जब बाजार बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, फोमो के चक्कर में, लालच में आकर महंगी कीमतों पर खरीद लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। जबकि सफल निवेशक वो है जो ये समझता है कि भावनाएं आएंगी पर वो उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। वो अपने प्लान पर टिका रहता है, चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो। तो व्यवहार यानी बिहेवियर इंटेलिजेंस से ज्यादा मायने रखता है यहाँ पर। काफी हद तक, हाँ। ठंडा दिमाग रखना ज्यादा जरूरी है। और आखिर में किताब इस बात पर जोर देती है कि अमीर होने का क्या मतलब है, यह हर किसी को खुद तय करना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। जी, ये बहुत अहम है, खासकर आज के सोशल मीडिया के जमाने में। हम दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगियां देखते हैं और वैसा ही अपने लिए चाहने लगते हैं। पर हो सकता है उनकी जरूरतें, उनकी कमाई, उनके लक्ष्य आपसे बिल्कुल अलग हों। किसी और की अमीरी की परिभाषा आपके ही फिट नहीं बैठेगी। आपको अपनी जरूरतें, अपनी खुशियां समझनी होंगी। तो अपनी लेन में दौड़ना है, दूसरों की रेस नहीं देखनी। बिल्कुल। असली लक्ष्य शायद बस अपने साधनों में रहते हुए एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीना है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो धन का मनोविज्ञान हमें यही सिखा रही है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, ये बहुत हद तक मनोविज्ञान है। सही कहा। हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारा डर, हमारा लालच, हमारा धैर्य और कितना काफी है कि हमारी अपनी समझ, ये सब मिलकर हमारी आर्थिक कहानी लिखते हैं। वित्तीय सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप क्या जानते हैं और इस बात पर ज्यादा कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। एकदम सही। स्मार्ट होने से ज्यादा समझदार होना जरूरी है, खासकर जब बात अपनी भावनाओं और व्यवहार को मैनेज करने की हो। चलिए, तो आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर, जैसा कि किताब कहती है, सच्चा धन वो है जो दिखता नहीं और असली आजादी अपने समय पर नियंत्रण पाना है, तो कोई बाहरी दिखावे के दबावों से बचकर अपनी अंदरूनी वित्तीय शांति और संतुष्टि कैसे हासिल कर सकता है? सोचिएगा जरूर।